जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजवंशों में से एक सल्तनत काल की वंशवादी के बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक लगभग 320 सालों तक शासन करता रहा। तो चलिए इस रोचक इतिहास की एक और दुनिया में खोज करते हैं। सल्तनत काल का पहला वंश था गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक गौरी के गुलाम थे। ऐबक ने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, बल्कि इन्होंने केवल मलिक और सिपह सालार की ही उपाधि धारण कर रखी थी। ये गरीबों पर दया भाव रखते थे, इसलिए इन्हें हातिम कहा गया। ये लाखों में दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा गया। इन्हें कुरान खान भी कहा गया, क्योंकि इन्हें पूरा कुरान याद था। ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी, जिनकी याद में अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर ऐबक ने दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार बनवाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका 2 ही मंजिल पूरा हुआ था जब ऐबक की डेथ हो गई। बाकी बचे 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली भी गिर गई, जिससे यह डैमेज हो गया, और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे रिपेयर करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार का डुप्लीकेट अपने नाम पर अलाई मीनार बनवाना चाहा, लेकिन इंजीनियरों की गलती की वजह से यह बन नहीं सका। ये आज भी कुतुब मीनार के सामने थोड़ा सा बना हुआ खड़ा है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाई थी, जिसे इसने अजमेर विजय के बाद बनवाया था। ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद भी बनवाई थी, जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक इससे पहले 6 से 29 ईस्वी में केरल में भारत की पहली मस्जिद बन चुकी थी, जिसका नाम है चेरामन जामा मस्जिद। 1210 में ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बने आराम शाह, लेकिन जैसा नाम वैसा काम, ये एक अयोग्य राजा साबित हुए। 1211 में बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश ने इन्हें हटाकर खुद को राजा घोषित कर दिया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और ऐबक गौरी के गुलाम थे। इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठता देख यालदोज काफ़ी गुस्सा हो, क्योंकि यालदोज का मानना था कि गद्दी पर इल्तुतमिश से ज़्यादा यालदोज का हक है, क्योंकि यालदोज गौरी के गुलाम थे और इल्तुतमिश ऐबक के। बस फिर क्या था, हो गई 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध, इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज, जिसमें जीत इल्तुतमिश की हुई और गद्दी पर इल्तुतमिश बैठे। इल्तुतमिश से सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इसने अपने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसने अपने 2 सिक्के भी चलवाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतर। इल्तुतमिश ने सातवाहनों के सामंती व्यवस्था की तरह सैनिकों को वेतन के रूप में ज़मीन देना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर इसे एकता व्यवस्था कहा गया। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद भी बनाया, जिसे चिहलगाम या चालीसा दल कहते हैं। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल कपड़ा पहनने की परंपरा भी चालू की, यानी अगर किसी को न्याय नहीं मिले तो वह लाल कपड़ा पहनकर दरबार के सामने खड़ा हो जाए, जिससे राजा खुद उसे न्याय देंगे। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को बनाया था। लेकिन 40 तुर्क सरदारों को यह मंजूर नहीं था कि उन पर कोई महिला शासन करे, इसलिए सरदारों ने रुकनुद्दीन को राजा बना दिया। लेकिन रजिया भी किसी से कम नहीं थी। उसने लाल कपड़ा पहना और दरबार के सामने खड़ी हो गई और जनता को भी अपने साथ मिला लिया, जिससे तुर्क सरदारों को रजिया को शासक बनाना ही पड़ा। रजिया भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका थी। ये मेल कपड़े पहनकर शासन करने लगी और 40 तुर्क सरदारों को, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उधर पंजाब के तवर हिंद के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की इस अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिससे रजिया ने अल्तुनिया पर हमला कर दिया। लेकिन युद्ध में रजिया हारने लगी, जिससे रजिया ने बीच का रास्ता अपनाया और अल्तुनिया से समझौता कर लिया, और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन पंजाब से लौटते समय हरियाणा के कैथल में डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया दोनों को जान से मार दिया। उसके बाद शासक बने बहराम शाह और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, लेकिन दोनों ने कोई खास काम नहीं किया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एम्परर। अगले शासक बने नसीरुद्दीन शाह। ये बहुत ही कम खर्चीले शासक थे। ये कम टोपी सिलकर अपना जीवन चलाते थे। इन्होंने अपने गुलाम बलबन को चालीसा दल में शामिल किया, उसे उलूग खां की उपाधि दी और उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। तो अगले राजा बने बलबन। बलबन ईरान का रहने वाला था। इसने राजा को सजदा और पैबोस जैसी पद्धति को भारत में लागू किया। इसने के राजा के राजत्व सिद्धांत को भी लागू किया, जिसका मतलब था राजा जो भी बोलेगा वह अंतिम सत्य माना जाएगा। इसने कहा कि राजा ईश्वर का छाया होता है। बलबन की इन हरकतों के कारण चालीसा दल हमेशा बलबन के खिलाफ रहता था, तो बलबन ने चालीसा दल को ही खत्म कर दिया। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी डिफेंस की बजाय अटैक। बलबन के बाद राजा बने कैकुबार और उनके बाद क्यूमर्स की हत्या हो गई और बाद में राजा बने जलालुद्दीन फिरोज और एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन ने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया था, यानी एक उदारवादी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत की विजय की जिम्मेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन को दिया था। बाद में अलाउद्दीन ने ही इनकी हत्या भी कर दी और अगले राजा बने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने सिकंदर की तरफ विश्व विजय अभियान चलाया, जिसकी वजह से इन्हें सिकंदर या सानी यानी द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एंट्री गेट के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया।
अलाउद्दीन खिलजी की सीमा काफ़ी बड़ी थी, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा सैनिक रखनी पड़ती थी। सैनिकों को पेमेंट देना पड़ता था, जिससे इनका काफ़ी रेवेन्यू सैनिकों पर खर्च हो जाता था। सैनिकों को पेमेंट न बढ़ानी पड़े, इसलिए इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इसमें इन्होंने पूरे मार्केट का रेट ही कम कर दिया, यानी सारी चीज़ें सस्ती कर दी। इसके लिए इन्होंने किसानों से सारा अनाज खरीदा और सारे दुकानों को रजिस्टर कराया और रजिस्टर्ड दुकानों पर अनाजों को सस्ते दाम पर बेच दिया। उन्होंने फिक्स रेट पर बेचने का अल्टीमेटम भी दिया दुकानदारों को, और नज़र रखने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया कि कोई महंगा सामान न बेच सके। इस तरह इन्होंने बिना पेमेंट बढ़ाए पूरी आर्मी को मैनेज किया। इसका एग्जाम्पल आज भी हमें देखने को मिल सकता है सैनिक कैंटीन के रूप में, जहाँ सैनिकों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं। बस फ़र्क इतना है कि यह कैंटीन अलाउद्दीन के समय पूरी जनता के लिए था। अलाउद्दीन के समय 4 तरह के मेन टैक्सेस थे। जजिया, ये 2.5% नॉन मुस्लिम्स पर था। ज़कात, ये केवल मुसलमानों पर था। खरात, ये मुसलमानों पर उनकी ज़मीन से लिया जाता था। और खुम्स, ये सैनिकों से उनके लूट के धन पर लिया जाता था। इसके अलावा चरी चारागाह पर और घरी हाउस टैक्स था। अलाउद्दीन ने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन के समय मंगोल और सुल्तानों के बीच का बॉर्डर सिंधु नदी को बनाया गया था। अलाउद्दीन ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया था। 1297 में इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था और यहीं पर 1000 दिनार में इन्होंने मलिक काफूर को भी खरीदा था, जिसने बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन ने गुजरात तो जीत लिया था, लेकिन गुजरात के मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। इसलिए अलाउद्दीन ने 1301 में राजस्थान के रणथंभौर पर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों के लिए ड्रेस बनवाना और घोड़ों को पहचान के लिए घोड़ा दागने की प्रथा को भी चालू किया था। ये पहला शासक था जिसने ज़मीन की नाप करवाई और उस नाप के बेसिस पर टैक्स का निर्धारण किया। अलाउद्दीन के समय एक नाम और भी था जिससे लोगों को बहुत प्यार था, और यह नाम था निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन को लोग नजराने के तौर पर काफ़ी धन और ज़मीन दिया करते थे। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन से उनके धन का हिसाब मांगा तो निजामुद्दीन ने कहा कि मैं धन का हिसाब कहाँ से दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे लोगों ने दान में दी हैं, और जैसा कि आज भी होता है कि दान का कोई हिसाब नहीं रखता। लेकिन अलाउद्दीन ने जब फोर्स किया तो निजामुद्दीन ने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, अलाउद्दीन एक से दाखिल होंगे, मैं बाकी 9 से निकल सकता हूँ। अलाउद्दीन के बाद इनके उत्तराधिकारी बने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये बड़ा ही अजीब शासक था। ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था तो कभी कभी बिना कपड़ों के ही आ जाता था। 1316 में ये राजा बना और 4 साल बाद ही 1320 में खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी। खिलजी वंश का सेनापति था गाजी मलिक, और गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। अगले शासक बने गाजी मलिक, जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी एक नए राजवंश तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन ने भारत में नहरों का निर्माण कराया। इसने बंगाल विजय अभियान किया, लेकिन यहाँ से ही उतने धन की प्राप्ति नहीं हुई। लौटते समय इन्होंने निजामुद्दीन को संदेश भिजवाया कि अपने धन और संपदा का पूरा हिसाब रखें, जिस पर निजामुद्दीन ने कहा था, हुर्रोज दिल्ली दूर, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। जबकि गयासुद्दीन यूपी के अफगानपुर तक पहुंच चुका था। दिल्ली से ज़्यादा दूर तो नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि निजामुद्दीन के ये शब्द एक तरह से श्राप थे, क्योंकि अफगानपुर में गयासुद्दीन के बेटे ने मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, जो गयासुद्दीन के ऊपर ही गिर गया और उनकी मौत हो गई, और अगले शासक उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक बने। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के सबसे पढ़े लिखे शासक थे। इन्हें विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, गणित का काफ़ी ज्ञान था। ये 23 लैंग्वेजेस के जानकार थे। इनके समय सल्तनत काल का विकास और बिखराव दोनों ही काफ़ी तेज हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता की भलाई के लिए 5 काम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका अपोजिट प्रभाव ही पड़ा। इन्होंने दोआब पर टैक्स बढ़ाया, लेकिन उसी साल सूखा पड़ गया। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया, लेकिन सिक्के पर सिंपल प्रिंट होने के कारण लोग इसे अपने ही घर में बनाने लगे, जिससे इन्हें काफ़ी लॉस हुआ। इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया, लेकिन बाद में फिर दिल्ली लानी पड़ी। कैपिटल इन्होंने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ट्रांसफ़र की थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मंगोलों पर ही आक्रमण किया जाए, जिसके लिए इन्होंने 3 लाख सैनिकों की फ़ौज बनाई और सीमा पर तैनात कर दिया। लेकिन आखिरी समय में दोनों में अलायंस हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। इनके बाद शासक बने फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। फिरोज शाह तुगलक की मां सोनार थी। इन पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज़्यादा नगरों को बसाया था, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद और भी इसी तरह से। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था, और जो किसान सरकारी नहर से सिंचाई करते थे उन्हें हक ए शर्ब नामक टैक्स देना होता था, जो 10% था।
फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा दास थे, जो लगभग 1,80,000 थे। इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, गरीब और अनाथ की सहायता के लिए दीवान खैरात नामक विभाग बनाया। इसने मुफ्त अस्पताल बनवाए, सरकारी खर्च पर लोगों को हज पर भेजा। और यही कारण है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी बने नसीरुद्दीन महमूद। इनके समय तुगलक वंश का बिखराव काफ़ी तेजी से होने लगा। कहा जाता है कि इनका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। 1398 में तैमूर ने इस पर आक्रमण किया तो यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। तैमूर ने पंजाब के सूबेदार खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार बना दिया। बाद में खिज्र खान ने नसीरुद्दीन की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया और एक नए राजवंश सैयद वंश की नींव रखी। खिज्र खान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि इनके उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने धारण की। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आए और आखिर में अलाउद्दीन आलम शाह शासक बने, जिनकी हत्या बहलोल लोदी ने कर दी और एक नए राजवंश लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश दोस्तों पहला शुद्ध अफगान वंश था। बहलोल लोदी अपने दरबारियों का काफ़ी सम्मान करता था। उनके खड़े रहने पर खड़ा रहता था और बैठने के बाद ही बैठता था। इसने बहलोली सिक्का भी चलाया, जो अकबर के समय तक चलता रहा। लोदी वंश का अगला शासक था सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। इसने ज़मीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक मापक बनाया। इसने खाद्यान्न से टैक्स हटा लिया। इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ना तो जनता और ना ही इसके करीबी पसंद करते थे। 1518 में खदौली के युद्ध में इसे राणा सांगा ने पहले हराया। इब्राहिम लोदी के संबंधी दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने इसे मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। बाबर के बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, लेकिन यहाँ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और अभी इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारे जाते हैं और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है मुगल वंश। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।